साहब, पाकिस्तान रेलवे में आराम हराम है आपका, सुना भी और आज देख भी लिया मैंने। हाँ, आराम को मैंने हराम करार दिया। रेलवे में कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि काम हराम है। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आराम हराम करार दिया। निशानदेही कर ली आपने उन लोगों की? निशानदेही जल्दी हो जाती है। बहुत हैवीली बर्डनड है रेलवे अपनी कैपेसिटी से। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, कोई शक नहीं इसमें। अगर काम करना हो तो बहुत बड़ी, अगर कमीशन खाना हो तो फिर घर बैठ के सोए रहो। क्या इरादे हैं? मतलब मैं अगर सीधा आपसे पूछूं कि 2023 में शेख रशीद पाकिस्तान रेलवे को कहाँ देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला ML1 बनाएंगे, 160 की स्पीड मिनिमम पे ले जाएंगे, लाहौर और कराची 8 घंटे में लाएंगे, 20 ट्रेनें इंशाअल्लाह फ्रेट की चलाएंगे 8 की बजाय। और बड़े इम्पॉर्टेंट ये महीना है, अगर ML1 का अगले महीने प्राइम मिनिस्टर 27 तारीख को दस्तखत कर देते हैं, ये तो फिर इनकलाब होगा। 14 साल पहले जो मैं जहाँ छोड़ के गया था वापस आए हूँ तो वहीं पड़ी हुई है अभी। आपने ये बात हमेशा कही कि जो फ्रेट ट्रेन है वो बैकबोन है रेलवे की, वो है उसकी कमर। 90% रेलवे की जिंदगी जो है ना जी, वो फ्रेट ट्रेन पे है। 10% पैसेंजर ट्रेन है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खसारे में ही होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे ऐसे हालात नहीं, क्योंकि हमारे ऑक्यूपेंसी काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया में फ्रेट ट्रेन से ही दुनिया कमाती है, लेकिन हमारे अगर 100 की गुंजाइश है तो 140 चढ़े होते हैं, तो फिर वो नफ़े में ही चल पड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 से 20 बरस में ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा देने के लिए NLC की डिबेट, वो बात सही है कि रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया कॉन्शियस? मैं नहीं कह सकता कि रेलवे ने काम नहीं किया। रेलवे 20 साल 25 साल से बरसर इक़्तिदार है। जो भी रेलवे का वजीर है वो प्राइम मिनिस्टर के करीब था। मैं नहीं मानता इस बात को लोगों ने काम नहीं किया। 14 साल पहले 8 अरब रुपए के सिग्नल छोड़ के गए हूँ, आज 32 अरब रुपए और कहता है कि 2 साल और लगेंगे। 8 बिलियन का ठेका किया था सिग्नल सिस्टम का, आज 32 अरब लग चुके हैं और अभी रेलवे वाले कहते हैं जी 2 साल और लगेंगे इस नए सिस्टम। शेख साहब, आप दुनिया देखिए, आपने ट्रेन कहाँ से कहाँ चली गई है, तो हमने तो इसे एंटीक सा बना लिया। बड़ा बड़ा जुल्म किया हमने, एंटीक से भी पीछे ले गए हमने। बहुत बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया रेल के ट्रैक के साथ 70 साल। मैं तो ट्रैक को देखता हूँ तो मेरा कलेजा फटता है कि अंग्रेज़ ने क्या सोचा और हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया। अच्छा, अब आप मीडिया की अहमियत, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे, और वो जो जितनी अब ताकत और चैनल्स की तादाद है वो आपका उसमें बड़ा अहम हिस्सा है, इसकी अहमियत को भी समझते हैं आप, न्यूज़ मेकर हैं आप। अल्लाह की तरफ से ऐसा हो जाता है, जब मैं नहीं बनाता तो कोई मेरे नाम पे बना देता है, और जो नहीं भी कहा होता वो भी मेरे मत्थे लग जाता है। अच्छा जी। तो सुना है वो कोई मुकदमा को दर्ज करने लगे, अरे आपने थ्रेट किया है, हालांकि आपने क्लियर कर दी वो बात। मैंने तो कहा कि भी सियासी मौत वाक़या हो जाएगी, बच्चा है बच के खेले, और हालात अच्छे नहीं हैं। ज़ाहिर है क्या है, आन अली का अकाउंट भी वहीं है जहाँ बिलावल का अकाउंट है, तो ये सारी बातें डेंजरस हैं। सही, लेकिन बच्चा है, मैंने तो उसको मशवरा दिया और वो गले पड़ रहा है दूसरी तीसरी दफ़ा बिला वजह। अगर ये देखें कि 65 से ज़्यादा उम्रें हो गई, आप 12 अपनी उम्र का काफ़ी जिक्र करना शुरू हो गए अब गाहे गाहे। मैं तो बहुत बड़ी ज़्यादती समझता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप में नौजवान खून की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं इसको कौमी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम लोग नौजवान नस्ल को मुतारफ़ कराएं, वरना हम बददियानत होंगे, अपनी ज़ात के गिर्द खेल रहे होंगे। लेकिन सारे, कोई कहता है 8 स्टन पड़े हैं, कोई कहता है 4 स्टन पड़े हैं, कोई कहता है ब्लड प्रेशर आई है, कोई कहता है शुगर भी आई है, कोई कहता है कैंसर है। ऐसे आलम में कोई नया चेहरा है ही नहीं है, तो ये कौमी ज़्यादती नहीं है कि हम नए चेहरों को आगे नहीं ला रहे। शेख साहब, किसी से मुतासिर हुए आप? नौजवान सियासतदानों में नए मिनिस्टर्स भी आए हैं, कुछ नज़र आता है कोई शेख रशीद की कुछ झलक या अवामी सियासतदान की? कोई नहीं। कौन जिम्मेदार है इसका? हम सारे, हमने अपने नीचे वही, हमने आसान इलेक्शन लड़ने चाहे, अपने नीचे ऐसे लोग रखे कि हमारे इलेक्शन आसान रहें। PTI एक वाहिद पार्टी है जिसमें नौजवान अकोमोडेट हो सकते थे, क्योंकि इमरान खान ने दरमियान में से बॉल निकाली है, वरना दुनिया में 2 पार्टियों के दरमियान से बॉल निकालना इतना आसान काम नहीं है। और सेंटर की विकेट निकाली है उसने। इसमें नौजवान अकोमोडेट हो सकते थे, नई क़यादतें निकल सकती थीं और निकली भी हैं। उनकी अपनी ज़ाती कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कैबिनेट वगैरह में आके परफॉर्म कर सकते हैं, एक नाम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। ये नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, एक तवील फहरिस्त है जिन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ आपने सर्व किया है। इमरान खान के साथ सर्व करना कैसा लग रहा है आपको? कुछ फ़र्क है? देखें, इमरान खान के साथ सर्व करने का ये है कि मेरी बात काफ़ी सुनी भी जाती है। सुनी तो नवाज शरीफ के दौर में भी जाती थी, ये नहीं है, बड़ी अच्छी बनी। हाँ, लेकिन ये है कि इमरान खान ज़्यादा मेहनती है।
और जुनेजो और इमरान खान में काफ़ी मैं जुनेजो साहब से भी बड़ा मुतासर हूँ। मुबासत आपको है वर्किंग में? ऑनेस्टी के मुकाबले में मैं, क्योंकि जुनेजो साहब ने मुझे कहा कि ये घर में यार इतने अखबार आते हैं, ये शेख रशीद मुझे बस ये मुस्लिम उस वक्त होता था और डॉन और ये दफ्तर में यही 2 ले जाया करूँगा, 20-30 अखबार, पैसे ज़ाया होते हैं। और मैंने वाहिद प्राइम मिनिस्टर देखा है जुनेजो को जो शाम को अपने खाने का खर्चा चेक करता था। अच्छा जी, डेली बेसिस? डेली भी। एक दिन मैं गया तो उसने देखा तो 10 किलो गोश्त आया हुआ था। उसने कहा यार मानी में 10 किलो गोश्त है, हम तो बंदे, तो उसने कहा 1 को 3 कर दिया। उसने कहा 3 किलो बस बहुत। बड़े लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा 100 और 1000 इमरान खान चाहिए फिर अगर आपने काम करना है और तब्दीली लानी है, तो ये कैसे इनकलकेट होगा? इंजन एक भी काफ़ी होता है, अगर इंजन हो, पीछे डब्बे शब्बे लगे गुजारा कर लेते हैं। अभी ये जितना अरसा गुजरा है हुकूमत को, 100 में से कितने नंबर देंगे आप? अब तक कितने मुतमईन है आप परफॉर्मेंस? देखिए जी, मैं तो वज़ीर हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत मुतमिन हूँ, क्योंकि लूटा जिन लोगों ने है, उसके बाद आवाम में हमें वो पजीराई नहीं मिल रही गैसों और बिजली और महंगाई की वजह से। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं। सिर्फ ये हम लोगों को बता नहीं सके कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, जब हम आए तो गैस की क्या सूरत हाल थी, बिजली की क्या थी। सो ये हम सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब आप कह रहे हैं कि हम सही तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इसकी जिम्मेदार थी कि अब सारा काम भी जब नाकामी मेरी हो ना रेलवे की, तो मैं डाल दूंगा कि इन्फॉर्मेशन की है। ये बड़ी ज़्यादती है। वैसे मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ 2-3 मरतबा। ये बड़ा ज़्यादती है कि नाहली मेरी है और मैं डाल इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री पे दूंगा। इस वक्त सारा नज़ला इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री पे पड़ा हुआ है। जो वज़ीर उठता है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पे पड़ जाता है, विच इज़ रॉन्ग। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में कहा था कि मैं सिखाना चाहता हूँ, मुझसे सीखें कि मैं। अल्लाह करे उससे कोई ना सीखे, बिलावल भी उससे ना सीखे। देखें, जिसके पास जेल में जो क्राइम होता है ना वही सिखाता है। जेब कुतरा हमेशा ये कहता है जेल में कि मेरे पास बहुत बड़ा इल्म है। उस्ताद हमेशा कामिल होना चाहिए। आज अगर आपसे बैठक में पूछूं कि शेख रशीद का उस्ताद कौन है, तो क्या कहें? एक्चुअली तो मैंने बचपन में उस्ताद तो शुरुश कश्मीरी को ही माना जी। वो मैंने रियाजत सारी सियासत की उनके साथ की, लेकिन एक खाकसार लीडर भी मेरा बड़ा आइडियल था। वो मेरे साथ शाहपुर जेल में था। मैंने इतना बड़ा इंसान नहीं देखा कि हम सारे जेल से आ गए ज़मानतें करा के, तो वो मैंने फ़ोन किया उसके घर, तो उसने कहा वो तो जेल में ही है। मैंने सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया, उसने कहा जी वो तो कहता है कि मैं अल्लामा मशरकी का मानने वाला हूँ, मैं तो नहीं ज़मानत कराऊँगा। फिर मैंने उसकी जब रिहाई भिजवाई, फिर 7 दिन बाद फ़ोन किया, वो जेल में ही था। मैंने कहा अब क्यों नहीं गया? उसने कहा इन सुपरिटेंडेंट ने मुझे तार नहीं दिखाई कि तेरे घर चली गई है टेलीग्राम। सो उसको जेल मैनुअल ज़बानी याद थी सारी, अपना राइट उसको जेल का भी याद था। सो बुज़ुर्ग थे और उनका एक बेटा रेलवे में होता था, पता नहीं अब कहाँ होगा। फजलंदे पाकिस्तान आपकी किताब आई थी जब आप जेल में थे, और आप अक्सर उसका जिक्र भी करते हैं। अभी उस जेल का बहुत जिक्र आ रहा है, मियाँ साहब के अमराज, ब्लड प्रेशर, दिल का, वो सारा। लीडर हैं और बड़े महबूब लीडर हैं, बहुत बड़ी तादाद, दूसरी बड़ी पार्टी। सर एक आम आदमी जो जेल में है, उसका दिल नहीं होता, उसको अमराज नहीं होते, उसके घर वाले नहीं होते। बस पाकिस्तान में बड़ा जुल्म है। आम आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। सियासतदानों ने जेल से औलादें बनाई हैं। अगर किसी और आदमी के घर औलाद बन जाती या ऐसा हो जाता तो वहाँ कत्ल हो जाता। सियासतदान जेल से फ़ोन करता है, टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है। मैंने ऐसे सियासतदानों को भी देखा है कि जो नैब के केसेस में जेल के अंदर से बैठ के दफ्तर चलाते हैं, डाक की पूरा दस्तखत करके निकालते हैं। शेख साहब, मैंने आपको सुना कि मैं आवाज़ हूँ गरीब की, जब आप पूरी उस काविश में थे। आज आप मिनिस्टर हैं, वो एक आम आदमी जो आपको देख रहा है वो कह रहा है अब क्या फ़र्क पड़ा, अब तो शेख रशीद हुकूमत का हिस्सा है, क्यों तब्दीली नहीं नज़र आ रही उस तरह जैसे हम चाहते थे? लेकिन जिस ज़िम्मे में मुझे भेजा, मैंने 10,000 नौकरियाँ निकाली हैं, 10,000 और निकालूंगा। और अगर ML1 बन गया तो मैं 1 लाख लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल के लिए रोज़गार दूंगा इंशाल्लाह। और फिर वो बनता चला गया तो पक्के भी हो सकते हैं। जहाँ मैं खेलने के लिए, मुझे कप्तान ने कहा मैं वहीं खेल सकता हूँ ना। मुझे कौम ने मसवाक दिए एक, तो एक सीट से मैं इतना ही खेल सकता हूँ जितना खेल रहा हूँ। शेख साहब, ख्वाहिशें, वो कहते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। करियर भरपूर देखा है आपने पॉलिटिकल, जो कुछ सोचा खुदा ने वही दिया। कभी अल्लाह ने मायूसी करीब से नहीं गुजरी। और सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रोज़ा रसूल के अंदर जाऊँ, खाना काबा के अंदर जाऊँ।
फिर अल्लाह ने मुझे खाना काबा की छत पे नमाज भी पढ़ाई, प्लान मास्टर प्लान बनाया, क्योंकि मैंने मौलवी साहब से हदीस सुनी थी कि जो खाना काबा की सीढ़ी के ऊपर चढ़े उसके असल जो जन्नत का दरवाज़ा है उसमें से गुज़रे तो अल्लाह के नबी ने कहा उस पर दोज़ख की आग हराम है। तो अल्लाह ने मुझे उस जन्नत के जो काबे से अंदर सीढ़ी जाती है ऊपर काबे की छत पे, वहाँ जाके नमाज पढ़ी। ये जब सब देखने वाले ये सुनते हैं तो फिर उनको ये भी पता है कि आपकी वालदा से बहुत ज़बरदस्त आपका कल्बी ताल्लुक, दुआएं समेटी हैं आपने बहुत। मैंने तो ज़िंदगी उसके साथ गुजारी। बड़ा पॉपुलर सवाल है, आपने बहुत दफ़ा क्लियर भी किया, लेकिन माँ की बड़ी ख्वाहिश होती है कि बेटा मेरा जो है वो सेरे चढ़े, लेकिन आपकी तो ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ रही। मैंने अपनी ख़ानदानी और सब जिम्मेदारियों को भी निभाया। अगर मैं शादी वादी कर लेता तो फंस जाता, मेरे से इतना चख नहीं ज़िंदगी का संभाला जाए। और मेरा मिशन यही था जहाँ अल्लाह मुझे ले आया। सियासत मुझे बहुत पसंद थी, मैं बहुत कारोबार में आगे था। गुलमर्ग कंपनी लिमिटेड मेरी कंपनी थी, पाकिस्तान का मैं नंबर 1 एक्सपोर्टर था, रेशम और कारपेट्स में भी। तो जो मेरा बायर था वो मुझे आता था, यहाँ देखता था सियासत में, यंग ही था बिल्कुल। तो उसने मुझे कहा मिस्टर अहमद मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी। मैंने कहा बोलो। उसने कहा कहने को मैं यहूदी हूँ पर मैं तेरे पे पूरी नज़र है मेरी, तू मेरा क्लाइंट है, तू मुझे माल सप्लाई करता है, तू मुझे बता तुझे क्या अच्छा लगता है, सियासत या बिज़नेस। उसने मुझे कहा तेरा बिज़नेस बहुत तेज़ी से चमका है, 2-3 साल में तू छा गया मंडी में। तो मैंने कहा सियासत अच्छी लगती है। कहता फिर सोच ले। मैंने कहा सियासत ही अच्छी लगती। कहता फिर कारोबार छोड़ दे। फिर मैं आया गुलमर्ग कंपनी का, शालीमार होटल के बाद मेरा बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट था, एक्सपोर्ट सब कुछ मैंने सामान समेत उसको बेचा। दफ्तर तो किसी और को बेचा। फिर मैंने कारोबार नहीं किया, सियासत ही। जितने पोस्टर्स, जितनी कम्युनिकेशन बैनर्स मैंने देखे, कलम दवात आपका इंतखाबी निशान के अलावा एक टाइटल है अवामी सियासतदान। व्हेन यू से अवामी सियासतदान, इट्स शेख रशीद। आई लव टू लिव लाइक ए कॉमन मैन। ये नहीं कि मेरे पास अब वसाइल नहीं है, मैं भी जहाज़ रख सकता हूँ, हेलीकॉप्टर रख सकता हूँ, बट आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक टू बी ए। मुझे पसंद है अभी भी सुबह रेडी पे उसी चाचे के पास नाश्ता करना। एंड यू डू दैट? आई डू दैट। सब डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स का, सबके मुख्तलिफ इदारे हैं, लोग बनते हैं, सामने आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं। वही फिर मैं आऊँगा कि नर्सरी पॉलिटिशियंस की क्या होगी जिन्होंने मुल्क को रन करना है। तो कुदरत की तरफ से है। जब मैं देखता हूँ ना जी, मैं बचपन से यही सोचता था, अपनी माँ से लड़ता था कब मेरी उम्र होगी, मैंने काउंसलर बनना है। सो मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख हो रहा होता था कि मैं बड़ा पॉपुलर था मोहल्ले में पर मेरी उम्र नहीं थी काउंसलर बनने वाली। ठीक। फिर मैं बड़ा पॉपुलर था कॉलेज में, मेरी उम्र नहीं थी MNA बनने वाली। तो जब उम्र का हुआ तो उस वक्त मैंने कहा दफ़ा करो, MPA क्या MNA लड़ो सीधा। तो फिर अल्लाह ने किया, मेरी अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। इस वक्त पार्लियामेंट में आप सबसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं सारे पाकिस्तान में। पसंदीदा कोलीग्स कौन है जिनको सुनना अच्छा लगता है आपको, है कोई या नहीं? जो 85 की असम्बली, मैंने 77 से इलेक्शन लड़ा जो बाइकआउट हो गया, 5 सीटों पे लड़ा उस वक्त। और मुझे 85 की असम्बली में शेर अफगान अच्छा, न्याजी साहब अच्छा, हाजी सैफुल्लाह अच्छा तैयारी करके, फ़खर इमाम, और कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप नहीं है। नहीं। बड़ी तकलीफ दे बात। हाँ, तकलीफ दे बात। ऐसे शोर डालना तो कोई कमाल नहीं। मल्टीटास्किंग में देखता हूँ आपको, मैं देख रहा था आप जब यहाँ मीटिंग्स और सब वो कर रहे थे, आप बहुत सारे एंड्स पे सोच रहे होते हैं एक ही वक्त में। हाँ, ये मेरी बीमारी भी है, मुझे नींद भी नहीं आती, मैं बैक वक्त सारी रात को भी सोचता रहता हूँ। एंड आई स्लीप ओनली 4 आवर नाउ। वो भी बास का तो वो भी नींद नहीं आती तो मुझे गोली खानी पड़ती है। और यहाँ आके पता लगा कि टाइम की पाबंदी 8:30 मीन्स 8:30। मेरी ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी लाजम है, हमेशा से। जब मैं पहली दफ़ा वज़ीर बना ना 12-14 साल पहले, तो रेलवे बड़ा सुस्त सा महकमा था। तो 5-10 मिनट पहले मैं पहुंच गया हेडक्वार्टर, तो मैंने गाड़ी को कहा चक्कर लगाओ। तो ये बात मैंने नवाज शरीफ के वालिद से सीखी। मियाँ शरीफ मैंने भी देखा जी, बिल्कुल ठीक।
तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप 5-10 मिनट पहले क्यों पहुंचते हैं? उसने कहा मुंडिया गड्डी का टायर भी पंचर हो सके। सो मेरी ज़िंदगी में वो बहुत बुरा वक्त होता है जिस वक्त मैं कहीं लेट हो जाऊँ। कई दफ़ा बहुत गुर्बत के दिनों में भी कि अगर जहाज़ लेट हो गया, जहाज़ नहीं था, मैंने नया टिकट ले लिया, एंड इवन आई डोंट वेस्ट माई टाइम। शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा टूर हो कि गया मैं 3 दिन के लिए हूँ, अगर मेरा 2 दिन में काम हो गया तो मैंने ट्रांसफ़र ऑफ टिकटिंग के पैसे दिए, चेंज ऑफ डेट के, लेकिन आई कम बैक। आई लव रावलपिंडी एंड पाकिस्तान। मैंने आपको सुना कि आपने कहा, और आपने ये कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि शेख रशीद को मैं नहीं देखना चाहता असेंबली में, और फिर आपने अल्लाह कहा को कि ये मैं- बात पसंद नहीं आई। नहीं है, ये बड़ा बोल है। बड़ा बोल। उसने कहा वो असेंबली में नहीं होगा, तो मैंने ये कहा था कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ मैं हूँगा, आप नहीं होंगे। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को। एक साहब बहादुर हैं आप, बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन कोई दुखता है दिल? दिल तो दुखता है तन्हाई में, सरेआम नहीं है। रोना शोना ये वो, नेवर। नट मच। शायद माँ की फौतगी पे रोया हूँ तो याद, या कि मेरा भाई एक्सीडेंट में मर गया था, इसका तो मुझे याद है। जिंदगी का क्या साथ निकाला आपने कि क्या है ये खेल? मैं तो अगर दूसरा सारी ज़िंदगी भी खुदा का शुक्र अदा करूं, किसी का मैंने कर्जा नहीं देना, किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया, किसी औरत के साथ मैंने फ्रॉड नहीं किया इस किस्म का। ये मैं ड्रामा देखता हूं जिसमें लोग धोखा देते हैं लड़का लड़की को, मैं ड्रामा बंद कर। ट्रेन में मैंने टीवी लगाया अपने पैसों से, तो यूएसबी से मैं फिल्म लगाता हूँ। जब मैं देखता हूँ ना कि बंदा धोखा दे रहा है लड़की को, मैं कहा बंद कर यार, चीप। धोखा नहीं होना चाहिए। इंसान मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। शेख साहब, आपने एक जुल्म किया, आपने 35 रुपए हमारे जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न के वो फीस के बिल में डलवा दिए। और आपने, मुझे याद है, मैंने वो स्पीच सुनी थी लाहौर सेंटर पे, जब आपने कहा कि मैं ये करके आया हूँ, संभल जाओ सारे, ठीक कर लो, एक ही कमरे में 35 चैनल चल जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ सर? उसका तो उलट असर हो गया, तो कम तो ही गए सारे। स्टेट का, रियासत का टीवी था, आईना, चेहरा। एक्चुअली अगर उस वक्त भी वो ना होता, जमाली साहब तो करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये टीवी बैठ जाता, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता। सारे इदारों का बहुत बुरा हाल है जी। अब तो अल्लाह ही है जो अदारे मोस्टली खसारे में। आप देखें ना, हमारे पास 1.5 अरब 1.5 लाख पेंशन वाले हैं, 1 लाख मुलाजमत वाले हैं, और बहुत बड़े मसले, बहुत खसारा है। करप्शन ने इस मुल्क को मार दिया, और अब करप्ट आदमी को इज़्ज़त मिल गई है इस माशरे में। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर के बाद जिसके पास अच्छी घड़ी, अच्छी गाड़ी, अच्छी जूती, अच्छा घर नहीं है, उसको लोग इंसान ही नहीं समझते, वोट ही नहीं देते उसको, कहते हैं भूखा नंगा के जासी कर से। ये जो शरारत हुई, जिस किस्म की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से, कैसे देखते हैं आप इसको? एक्चुअली अगर आप ये देखें ना, तो जनरल बाजवा ने इसको बहुत खूबसूरती से टाला, इस शरारत को। मैं तो समझता था हो ही जाए रोज़ रोज़ की चिक चिक से, उम्र का ऐसा हिस्सा है, क्योंकि ना उनके पास जहाज़ अच्छे हैं, ना उनके पास टैंक अच्छे हैं, ज़्यादा होंगे, ना उनके मिज़ाइल हमसे अच्छे हैं। कल मोदी आके ये सारी चीज़ें जमा कर लेगा। मोदी एक दिन लड़ेगा ज़रूर पाकिस्तान से। मेरे लिहाज से इस वक्त हमारा मोराल बड़ा हाई था। हमारा पायलट फिट था, इशारे का मुंतज़िर था, और हमारी एयरफोर्स थोड़ी थी तादाद में, वो हमसे 3 गुना ज़्यादा थे होंगे, लेकिन हम फिट थे, हमारा एज था उन पे, और हमारे फ़ौजी भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। नेवी शेवी हमारी बेहतर पोजीशन है अब, क्योंकि चीन ने अपनी नेवी को बड़ा डेवलप कर लिया, और चीन ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। ये जो F-10 जहाज़ आ रहे हैं, J-10, ये हमने उस वक्त मुशर्रफ के ज़माने में वहाँ जाके देखे थे बीजिंग में, और JF थंडर अब ब्लॉक 3 में हम जाने वाले हैं। तो इस काम को मैं देखने जाया करता था। हम बड़े सुपीरियर थे इस वक्त इंडिया से, और हमारे ख़जाने की हालत ऐसी है कि हमें कल के लिए शायद हमारे पास इतने वसाइल ना हो। आज तो हमें एज हासिल था। कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, लेकिन तारीख़ में देखें तो हमने मौक़े ज़ाया किए हैं बतौर कौम, और कश्मीरी कौम ज़रा देर से जागी है, अब जागी हुई है। मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ और तमाम कश्मीरी लीडरों को जानता हूँ, और बहुत सारे कश्मीरी जब आए वहाँ से तशद्दुद, तो मेरे पास उन्होंने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का मेरे पास इंतज़ाम भी था,
लेकिन आज कश्मीरी जो है उसके इतने कब्रिस्तान शौदा के आबाद हो गए हैं कि वो कश्मीर आज़ाद करा के दम लेगा। आगरा गए थे आप? बड़ी, वो तो आपने तो रौनक लगाई बड़ी जबरदस्त, आज तक याद है। क्या यादें कुछ शेयर करें ना सर। और इंडिया ने ऐसे ही मेरे पीछे पड़ जाते हैं। और मैं गया उधर ताजमहल में, जब ठहर मैं सार्क का प्रेसिडेंट था, उन्होंने मेरे पीछे बंदे शंदे लगा दिए। वो मैंने कहा तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है, तुम मारे जाओगे। बल्कि मैं राजेव की फ्यूनरल पे भी गया था नवाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने मेरा सामान ही नहीं दिया। तो नवाज शरीफ को शौक था बंदे ने एशकन पहनी हो, तो राणा चंद्र सिंह उनके रिश्तेदार थे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, समद्दी थे क्या थे, तो उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हें तेरा तो सामान ही नहीं रिलीज़ होना। मैंने कहा ना हो। उनका ख्याल था कि बड़ा मिनिस्टर होगा। तो मैंने तो सामने साइकिलों की एक दुकान थी, उससे आगे जाके कराया। उसने कहा जी 100 रुपया सिक्योरिटी, शनाख्ती कार्ड। मैंने कहा कोई नहीं। उसने कहा 100 रुपया सिक्योरिटी। मैंने कहा तो 200 रुपया ले। मैं बतौर फेडरल मिनिस्टर सारा किराए की साइकिल ले के फिरता रहा। और जब मैं आया तो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए एजेंसी वाले। उसने कहा महाराज हमारी इतनी ट्रेनिंग नहीं है। मैंने कहा फिर मेरे साथ जिस तरह मैं कहता हूँ वैसे चलो। फिर सुबह मैं उनको सामान पकड़ा देता था, फिर वो ताबेदार हो गए। फिर उनकी मैंने खातर मदारत भी की, उनको टिप शिप भी अच्छी दी। मैंने कहा ये ना समझें। ये जो भी आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, हमारे जो चूंकि आपका वो शोबा रहा है, आपने बड़े फिल्म इंडस्ट्री की भी बात और सब हवालों से, आपको नहीं लगता कि हमारे अदाकार या जो हमारे नाम है उनकी भी ब्रीफिंग और डी ब्रीफिंग होनी चाहिए कि वो अपने आप को कैसे कैरी करें, क्या बात करें क्या बात नहीं करें? एक्चुअली पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, टीवी ने बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। अब पाकिस्तान की फिल्में आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को मात कर देंगी। इसने जो नौजवान को पढ़ने का और नया जो कंप्यूटर आया है या ईमेल, ये सो पाकिस्तान जो टीवी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये ऐसी फिल्में बनाएगा कि हिंदुस्तान भी अंगुश्ते बदंदा रह जाएगा। ये आज नोट कर लें हम। हाँ बिल्कुल। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे नौजवानों में टैलेंट है, पर वो मौला जट वाला काम तो नहीं रहा अब, लेकिन हमारे नौजवानों में बड़े टैलेंट हैं। और ये टीवी इंडस्ट्री जो है ये फिल्म इंडस्ट्री को उठा लेगी। अच्छा, आपको लगता है दोनों दे शुड जॉइन हैंड, साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें? कर रहे हैं, इनके अंडर ही बन रही हैं बास फिल्में। लेकिन अब वो जो एक चैनल फिल्म बनाता है वो बाकी चैनल कवर नहीं करते, वो कहते हैं ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में लोग बड़े फैसला कौन है, लोग बड़े, जो इमामबाड़ा चौक में रोटी भी खा रहा है ना, उससे पूछता है कि भाई ज़रा ला के देखो शेख रशीद का कितने प्रोग्राम लगे हैं। रोटी वाले कहते हैं जी तंदूर वाले कि हमें बता दिया करें। कई इधर ऐसे गाहक आते हैं कहते हैं उत्थे चैनल देखना है जिथे शेख रशीद बैठा हो। दे हैव ए ब्रेन। हालात उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको बेवकूफ़ ना समझा जाए। अगर वो गलत फैसला करते हैं तो वो उनकी अपनी अकल का तकाजा है कि उनकी मजबूरियां मजबूर करती हैं उनको कि गलत आदमी को वोट दें। दे हैव अ ब्रेन, एब्सोल्युटली राइट। बट आप बहुत तेज हैं, आप पल्स पे हाथ पे बात वही करते हैं जो पब्लिक की बात होती है। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है ना कि मैं जब हाथ में लाता हूँ ना इलेक्शन में, तो कई लोग कहते हैं मैं आपको वोट दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे हाथ में करंट नहीं आता। और अल्लाह ने मुझे चेहरा पढ़ने का भी इल्म दिया है। मैं चेहरा देख के फैसला कर देता हूँ कि ये बंदा कहाँ खड़ा है और कहाँ नहीं खड़ा। शेख साहब, आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले जो पूरा हाथ नहीं मिलाते, आधा मिलाते हैं? नहीं, मैं तो कभी, मैं ज़्यादा खुश होता हूँ आम आदमियों के साथ। मैं बड़े आदमियों के साथ मिलना बैठना फ़ोटो खिंचाना कभी मेरा शौक़ नहीं था। टाइम ज़ाया करना समझता हूँ मैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन भी हों तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार रोटी तो घर भी खा ही लेनी है, ऐसे क्या टाइम ज़ाया। सो आई सेव द टाइम। आगरा के वाक़े का आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगा ये आपका तकिया कलाम ही है शायद कि यार बाज आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। अब ये मारे जाओगे फिर कब पड़ी हुई है। सो व्हाट यू मीन बाय दैट? मतलब वो तो कह रहे कि वो दर्ज होनी चाहिए FIR, या आपने थ्रेट किया है, कोई लाइव थ्रेट? लोगों को पता है मैं तो कोई मर तो सकता हूँ, किसी को मार नहीं सकता। ये तो बहुत छोटी बात है किसी को मार देना। और मैंने तो उसको अकल का दर्स दिया, वो बदमाशी की तरफ जा रहे हैं। हम तो ऐसी सियासत नहीं करते, हम तो अपने मुखालिफ के जनाजे में भी शामिल होते हैं। और मैंने उसे सियासी तौर पर कहा अगर वो बेवकूफ़ नहीं मानता तो जाए, फिर उसका नतीजा भी कौम देख लेगी। NRO हो या ना हो, लेकिन ये मिलने मिलाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये आप इमरान खान साहब से नहीं कहते? इमरान खान की यही बात मुझे पसंद है। अच्छा, ये मेरी भी आदत ऐसी है, क्या ऐसी मुनाफकत से मिलना, नो गुड।
इमरान की सबसे अच्छी बात मुझे यही पसंद है। सियासी मुनाफिक लोग वैसी जफियाँ डालते हैं, चुमियाँ लेते हैं, कभी इधर कभी उधर, बाद में छुरा मारते हैं। यार उससे क्या फ़ायदा। शेख साहब, अभी दुनिया ने अब जो एक बड़ा तकलीफ दे वाक़या देखा न्यूजीलैंड में, और अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे, कैसे दुनिया का मुस्तकबिल अमन कैसे देख रहे हैं शेख रशीद? देखें जी, वैसे तो सारी इस्लामी दुनिया बहरान में है। क्या हुआ कज़ाफ़ी के साथ, मैं उसे, लेकिन कज़ाफ़ी ज़हीन आदमी था। जो बातें उसने मुझे 5 साल पहले की मेरे टीवी पे निकाल के देखें। वो कहता था मैं मारा जाऊंगा, और जिसको लोग ये मैडमैन कहते थे, मैं साल के बाद उससे जाके गप लगाता था, दुनिया का नक्शा सामने रख। क्या हुआ सद्दाम के साथ, क्या हुआ है यमन में, क्या हुआ है, सारी इस्लामी दुनिया जो है तबाह व बर्बाद है। और पाकिस्तान को भी इसलिए टारगेट बनाया गया कि एक न्यूक्लियर पावर और 20 करोड़ लोग और सब यंग लोग, मैन पावर दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पे। और गवादर सी पैक जो है उसमें बड़ी आंखें खोल कर हमने हिस्सा लेना है। चीन हमारा हिमालय से बुलंद दोस्त है, लेकिन हमें दुनिया को भी साथ लेकर चलना है। सो हमें आंखें खुली रखनी है, और इंशाअल्लाह ताला अगला वक्त पाकिस्तान का अच्छा वक्त है, बुरा वक्त नहीं है। बीइंग अ सीजन पॉलिटिशियन, क्या ऐसा है जो पाकिस्तान को अब आइंदा नहीं करना, और क्या है जो हर सूरत करना है? क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है हमें इस ब्लॉक में ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। रूस, चीन, ईरान और टर्की, और इंडिया के साथ कूल डाउन रहना चाहिए। अगर वो ना रहे तो बड़ी ज़्यादती होगी। और मलेशिया वगैरह भी हमारे, अमेरिकन जो है वो, अमेरिकन ट्रम्प और मोदी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोदी अमेरिका के साथ जाएगा इंडिया कभी। यहाँ मेरा तज्जिया गलत हो गया। मेरा ख्याल था ये नॉन अलाइंड रहेगा, कम्युनिस्टों के पास साथ रहेंगे, रूस की तरफ रहेंगे, लेकिन मोदी बहुत मकार और तेज़ आदमी निकला। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि इंडिया अमेरिका की जेब की घड़ी है। दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। अमेरिका इंडिया की जेब की घड़ी? अमेरिका और इंडिया एक ही तरह, वो हाथ की छड़ी है, वो जेब की घड़ी है, यानी दे आर वेरी क्लोज विद ईच अदर। एक साहब, मुझे याद है एक बार आपने सैयद अहमद शहीद का जिक्र किया था, और एक छत का भी आपने जिक्र किया था उस मज़ार के हवाले से। आपका बहुत रूहानी एक है ताल्लुक, इज़ इट सो? हाँ, मैं कोई दरगाहों का इतना नहीं, उनको तो बहादुर समझ के मैं बालाकोट पे मैं उनका मज़ार बनाना चाहता था। 2 मज़ार मैंने बनाए, लेकिन जब मैं छत डाल रहा था उसमें एक दरख्त था, तो मेरा ख्याल था कि इस दरख्त को काट के इस पर छत डाली जाए। लेकिन ख्वाब में मुझे बुज़ुर्ग आए, उन्होंने कहा तेरी ये जुर्रत कि तू मेरी कब्र के ऊपर से दरख्त काट रहा है, मुझे नहीं चाहिए तेरी छत। तो मैंने नीचे उतरा हवेली से, तो आगे वो बाबा खड़ा था जिसको ठेका दिया हुआ था। तो मुझे कहने लगा जी ये बुज़ुर्ग मुझे छत नहीं डालने दे रहा। तो मुझे ख्वाब में आके कहता कि तूने ये दरख्त नहीं काटना जो मेरे सरसब्ज़ दरख्त मेरी कब्र पे है। तो फिर मैंने कहा ना डालो, इसलिए वो छत ऐसी छोड़ी हुई है। ये जो ताल्लुक़ होता है इस तरह का, जैसे आप कह रहे हैं, आप बिलीव करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो नहीं है इशारा, आप तो बड़े क्लियर कह रही हैं। अब तो मुझे, मेरी दिमागी हालत इतनी मजबूत नहीं है। जवानी में मुझे ख्वाब बड़े अच्छे और सच्चे आते थे। आज से 10-20 साल पहले मैं अपने ख्वाबों पे यकीन करता था, आज नहीं करता, क्योंकि आज मुझे परेशानियों के ख्वाब होते हैं। उस वक्त मैं बिल्कुल फिट और फ्री हैंड था मेंटली, तो जो मुझे ख्वाब आए उस पर मैं यकीन करता था। जी, आपके पसंदीदा एंकर्स न्यूज़ के कौन लोग, जिनका आप भी शो, वैसे तो आप मेरे मतलब शो में जाते हैं, लेकिन जिनको आपको भी सुनना अच्छा लगे? आप बड़े लर्नर हैं, आप पिक करते हैं चीज़ें। देखें जी, ये इस बच्चे ने मेरे हाथों में ही बड़ा हुआ, बड़ी इम्प्रूवमेंट की है इसने, शाहजेब खान साहब। सो ताहिर खान मेरे दोस्त हैं, उसके साथ ही ये आए, और फिर कामरान बहुत सुलझे हुए। कामरान खान या कामरान शाह? कामरान खान बड़ा एक सीजन्ड मिटा हुआ एक इंटरनेशनल लेवल का जर्नलिस्ट मैंने देखा है। और बाकी सारे बुनियादी तौर पर इसने इम्प्रूव किया बहुत ज़्यादा, और नंबर 1 मैं कामरान खान को ही समझता हूँ।
बड़े सारे अब कॉम्पियर्स जो हैं और एंकर्स उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं। मैंने कभी वो यूट्यूब देखा ही नहीं। सोशल मीडिया नहीं, कभी नहीं देखता ना, आज तक मैंने ट्वीट भी कभी नहीं किया। वो स्मार्टफोन से तो आपकी कोई उल्फत नहीं होगी मतलब। नहीं, मैं बाज़ का तो उससे वो भेजता हूँ, व्हाट्सअप का कोई मैसेज किसी को भेजना हो, कहते हैं वो सेफ होता है, बस। कोई मैं ट्वीट नहीं करता, रिकॉर्ड कराता हूँ इन बच्चों से के। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं 45 लाख फॉलोअर हैं इमरान खान को। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं आता, तो कहता ये फॉलोअर कैसे हैं? मैंने कहा ये आसिम और ये बच्चे शच्चे कराची वाले लगे रहते हैं, सवाल लेते हैं सर। हाँ, मैं नहीं करता। शेख साहब, एक सिर्फ बात है आपकी, मैं अगर पूछ लूँ, आप वैसे तो आप कहते हैं कि वो आपका इमरान खान से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो सिलेक्शन है इमरान खान की, आप कुछ कहना चाहेंगे उस सवाल? कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान उससे ज़्यादा वो चाहता था कि किसी पुराने लोगों के जिसका बैगेज ज़्यादा हो उसके साथ ना उलझे। उसने एक नया चेहरा शनाख्त किया। ये भी एक तरीका है नए चेहरों को मुतारफ़ कराने का। जब मैं ये कहता हूँ कि हम बड़े थके हुए लोग हैं, तो इमरान खान एंड हिज पार्टी कैन इंट्रोड्यूस न्यू फेसेस। दी ओनली इमरान खान एंड PTI हैव द क्वालिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू फेसेस। और किसी पार्टी में न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस कराने की न सकत है, न एबिलिटी है, न उनके पास स्टफ है PTI में नौजवानों को मुतारफ़ कराने की। सो उसने एक एक्सरसाइज की है। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क्स। सो हाउ मच पोटेंशियल डू यू सी इन उस्मान बुज़दार? मैं सूबों की सियासत ही नहीं करता, कभी भी ज़िंदगी में नहीं की। और मैं नहीं ये यकीन रखता है कि एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है, मैं इधर उधर से पैसे शैसे इकट्ठे करके तालीमी इदारे बच्चियों के, वी आर बेस्ट इन फीमेल एजुकेशन, वो मैं बनाता रहता हूँ और बनवाता रहता हूँ, वो हो जाता है बस। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे शेख रशीद? मैं उसे ये कहूँगा, जरदारी से बच और अपनी सियासत कर, पढ़ा लिखा बच्चा है तू। आसफ जरदारी का बैगेज उठाएगा तो ख़राब हो जाएगा। मेरे से लड़ना कोई मसला नहीं है, मैं उसकी पार्टी के लिए कोई ना रुकावट हूँ, ना मैं एक सच्चा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। और मुझे उसका दादा जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं मार सका। देखें ना आप, उसने लिखा कि जब मेरी ज़मानत होती थी तो मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो की ये तहरीर पेश करता था अदालत में कि उसने कहा कि शेख रशीद को ख़त्म करो, या इसको ख़रीदो या इसको ख़त्म करो। सो अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो ना मुझे ख़रीद सका, ना मुझे ख़त्म कर सका, तो मैं जब तक जीऊँगा इज़्ज़त से इंशाअल्लाह जीऊँगा। सो मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ इन ए वे। मैं चाहता हूँ कि वो इस मुल्क में मुस्तकबिल की सियासत में पॉजिटिव, नीट एंड क्लीन रोल अदा करे, और वो आसफ जरदारी के साए तले नहीं हो सकता। और जब वो करप्शन को सपोर्ट करेगा तो हिज पॉलिटिक्स विल बी डैमेज। यहाँ वो वक्त है फैसले का कि करना होगा फैसला, कौन सी राह चुननी? अब तो मेरा ख्याल है उसने बाप की हमायत की राह चुन ली है। मेरा ख्याल था कि अगर वो करता तो इस वक्त हीरो होता, बहुत बड़ा अपोजिशन लीडर होता। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद गिरामी मियाँ शरीफ, अल्लाह गरी के रहमत करे, आपने कहा वक्त की पाबंदी आपने उनसे सीखी, उनकी साहबजादी मरियम नवाज, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं कोई इतना करीब नहीं रहा, आई डिडंट नो मच, लेकिन मैं नवाज शरीफ और आसफ जरदारी ख़ानदान की कोई सियासत नहीं देख रहा, दोनों ख़ानदानों। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ख़ानदान की कोई सियासत नहीं देख रहे आप? सुंजियां हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार, फिर कौन? कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, कोई भी। देखें इमरान खान ने भी तो बीच में से निकाली है ना, एक ही सीट थी उसके पास, 22 साल है। लेकिन हाँ, लोगों को मैंने 50-50 साल लगाते देखा जी, असम्बली के मेंबर नहीं बने। मैं ऐसे सियासतदानों को जानता हूँ जिनकी सर्विसेज मुझसे कहीं ज़्यादा थी, 50-50 साल लगाए, लेकिन बड़ी जालिम कौम है, उनको काउंसलर भी नहीं बनाया। मैंने तो बड़ी दूर की बात है। ये अल्लाह की तरफ से जब नज़र करम होती है तो मैं नहीं देखता इस ख़ानदान को नज़र बद लग चुकी है। इन्होंने जो कारकर्दगी की है वो सेंसेबल लोगों के ज़हन में है कि दे आर करप्ट। मैं आ रहा था तो मुझे कहा था एक शख्स ने कि ये बात शेख साहब से पूछें, वो इसका सही जवाब दे देंगे। वो कह रहे हैं जी केसेस हैं, जुडिशल रिमांड है, सब कुछ हो रहा है, फवाद हसन फवाद चीमा नैब की परफॉर्मेंस भाई सानू को दसो की मसला है, क्या कहेंगे आप? पता नहीं शहबाज शरीफ की कैसे ज़मानत हुई, ये तो कानून वाले बता सकेंगे। मैं तो उसकी नीचे भी ज़मानत नहीं देख रहा था,
और नवाज शरीफ का केस बहुत स्ट्रांग है, सब डॉक्यूमेंट टेस्टेड हैं दुबई वालों के, केस ने कोई यहाँ से मिल नहीं बेची। सो केस तो उसका बड़ा स्ट्रांग है, फेस के पीछे कुछ फैसले हो तो मैं कह नहीं सकता। केस इज वेरी स्ट्रांग बट देयर इज फेस ऑफ नवाज शरीफ। आई डोंट नो डसीन इज गोइंग विद फेस और द केस। फेस और द केस। एक और नाम रहा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में से निकला, आपके कलीग भी रहे, ख्वाजा साद रफीक। कुछ भी नहीं, क्या बेचारा, बड़े बाप का बहुत छोटा बेटा। बड़ा बाप था, बेशक गुर्बत में था और शहीद हुआ। एक जो ऑनेस्ट लीडर की दिलों में लोगों के धाक बैठ जाती है, वो एक बेईमान लीडर दौलत के सहारे पे नहीं हासिल कर सकता। वो सास बास करता है, उसके अंदर भी उसका ज़मीर उसको खुशी नहीं देता। शेख साहब, सिर्फ फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से आखिरी बात, आपने अखराजात का बहुत जिक्र किया कि जितने बढ़ गए हैं और इलेक्शन एक आम आदमी नहीं लड़ सकता, आप बारहा ये कहते रहें, और आपने कहा कि मीडिया ना हो और मेरी तकरीर ना हो तो मैं भी नहीं लड़ सकता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अगला इलेक्शन कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में कि इससे तो हम हट जाएं? पैसे नहीं है तो कोई लड़ ही ना सके इलेक्शन, नुमाइंदा ही नहीं कर सकता। जमहूरियत नाम ही पैसे का है। हैं जी? सारी दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ पैसे का जोर है। पैसा है तो जमहूरियत है, पैसा फेंक और तमाशा देख। ये कौम भी गरीब फ़कीर भूखे नंगे को वोट नहीं देती, समझती है ये पोस्टर लगाए नारे मारे। ये ऐसी ख्वाब देख रहे हैं बाज़ बेवकूफ़ लोग। और ये मकबूल जान ठीक कहते हैं कि फिर ये पैसे और जमहूरियत का जो ताल्लुक है ये तो तमाशा है, फिर फेंक रहे हैं, और आप ये भी एक खेल तमाशा है, नुमाइंदगी नहीं है। और ये जमील साहब तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मैं एक आम आदमी के तौर पर कहता हूँ जमहूरियत में से पैसे का रोल नहीं निकलेगा। इसीलिए ये करप्शन करते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ कि असल दौलत खर्च करनी पड़ती है तो उस मुकाबले पे ये पूरे उतरे, और नसीब में दोनों के दौलत नहीं है, दोनों के स्टंट पड़े हैं और दोनों बीमार हैं। आज की इस बैठक में एक आम पाकिस्तानी को शेख रशीद क्या कहेंगे? बस पाकिस्तानी को यही मैं कहना चाहूँगा कि एक तो मेहनत करें, सोएं नहीं ज़्यादा, टेलीफोन पे ज़्यादा टाइम न ज़ाया करें, और मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीनने का जज्बा रखें। मौत ने तो बर वक्त आ जाना है, उससे पहले घबराना कोई शान नहीं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सर, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया सर।